लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो आपका क्या पढ़े थे, आपका केमिकल रिएक्शन समझे थे। यहाँ ध्यान देंगे पीछे बेंच। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, आपका केमिकल रिएक्शन समझे थे। फिर आपका केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझे थे। दो टॉपिक और समझे थे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट ले रहा है एलिमेंट वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन के बाद जब न्यू सब्सटेंस बनता है तो वो आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट। आज क्लास स्टार्ट करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक लगाइए केमिकल इक्वेशन। हमारा चैप्टर भी क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब समझेंगे किसको, केमिकल इक्वेशन को। तो टॉपिक बनाइए आज का केमिकल इक्वेशन। हो गया, बन गया, समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमने कल के क्लास में पढ़ा था कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। एक आपका सब्सटेंस क्या है, कार्बन, जिसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है। दूसरा क्या, ऑक्सीजन, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ये दोनों आपस में क्या किए, रिएक्ट किए, और रिएक्ट करके एक नए आपके प्रॉपर्टी वाला एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किए। ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, उस केमिकल रिएक्शन को जब उसके फॉर्मूला या उसके सिंबल में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तब वो आपका क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल रिएक्शन को कार्बन का नोटेशन क्या लेते हैं, सिंबल C। ऑक्सीजन का क्या लेते हैं, O2। रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ऊपर वाला जो है वो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन, और नीचे वाला हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके फॉर्मूला या उसके सिंबल में रिप्रेजेंट जो करते हैं तब वो आपका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का उसके फॉर्मूला और उसके सिंबल का यूज़ करके जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तब ये आपका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब उसके फॉर्मूला और सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तब वो आपका क्या कहलाता है, आपका केमिकल इक्वेशन। नोट कीजिए, डेफिनेशन नोट कीजिए, केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन नोट कीजिए। केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपका वर्ड में लिखा हुआ है तो ये क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शन को जब इसके फॉर्मूला और सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तब ये क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। एग्जाम्पल एक लिख लीजिए। एग्जाम्पल मेरा वाला नोट कीजिएगा। नहीं, सिर्फ ये डिफिनेशन करेंगे और एग्जाम्पल मेरा वाला लिखेंगे। यहाँ तक डिफिनेशन करेंगे फिर मेरा वाला। हो गया।
अब दो चीज़ और यहाँ समझिए, ये तो समझ गए ना कि केमिकल इक्वेशन क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, केमिकल इक्वेशन में जो आपका एलिमेंट पार्ट ले रहा है, आपका ये क्या ले रहा है, केमिकल इक्वेशन में पार्ट ले रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और इसके रिजल्ट में आपका क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट। तो और ये जो एरो है, ये जो एरो है, एरो के ऊपर जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, वो कंडीशन लिखते हैं जिस कंडीशन में ये आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब ये कंडीशन हो सकता है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो आपका कब होता है, जब उसे क्या देते हैं, हीट। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो वो तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। तो इस तरह से जो भी कंडीशन आपको लिखना होता है कि किस कंडीशन में आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कंडीशन, कि किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या इतना बात आया समझ में? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में अंतर समझ गए ना। अगर कहीं पे वर्ड में आपका लिखा हुआ है तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग इसके सिंबल और फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तब ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। अब ये एग्जांपल देखिए, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। हमें पता है कि हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करके क्या देता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें क्या गिवन करता है, वाटर। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ड में है ना, ये आपका वर्ड में है, तो ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन। ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है, आपका ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन आपका किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से। और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर का। तो ये तो वर्ड में है ना, और वर्ड में है तो ये क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन। अब इसी चीज़ को, इसी केमिकल रिएक्शन को इसके फॉर्मूला और सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे। किसके द्वारा, फॉर्मूला और सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे। तो हाइड्रोजन का हो गया H2, ऑक्सीजन का हो गया O2, रिएक्ट करके बना रहा है H2O। तो जब इस किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तब ये क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन। ऊपर वाला क्या है, केमिकल रिएक्शन, और नीचे वाला क्या है, केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? चलिए नोट कीजिएगा इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल को नोट कीजिए। हाँ, ऊपर वाला ही लिखना है, इधर ऊपर वाला ही लिखना है। बता देंगे, अभी बैलेंस करने सीखेंगे। चलिए ऊपर वाला ही लिखना है। कल का क्लास रिवीजन करके आए थे? कौन कौन है जो कल का क्लास रिवीजन करके आए थे? 1 बस, 2 3 4 5 6 7। कल के क्लास में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना था? अगर कल का क्लास क्लियर है तो आज तो ये समझ गए हो कि केमिकल इक्वेशन क्या है। रोज़ अपडेट रहिए, घर जाइए नोट्स तैयार कीजिए। फिजिक्स वाला हाल नहीं होना चाहिए। नोट्स डेली आप कंप्लीट कीजिए, चीज़ों को रिवीजन करके आइए, अपडेट होके आइए, तब नया क्लास आपको समझ में आएगा। अब जो लोग कल एब्सेंट थे उनको पता ही नहीं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, उनके लिए तो दिक्कत है केमिकल इक्वेशन को समझना। इसलिए अगर एब्सेंट है तो वीडियो को देख के आइए। आप ही कॉल किए थे ना कल, वीडियो अपलोड आप देखे थे। बैकलॉग मत होने दीजिए, हर दिन अपडेट रहिए क्लास में। बढ़े आगे। अब ध्यान दीजिएगा, हो गया, बढ़े। चलें,
ध्यान देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब केमिकल इक्वेशन को आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। केमिकल इक्वेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में। एक है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के? दो टाइप के, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, केमिकल इक्वेशन आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नोट कीजिए। क्या? अब चेंज नहीं हो सकता। लिखिए खुद से, केमिकल इक्वेशन आपके दो टाइप के, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हो गया, लिख लिए। अब इन दोनों को एक एक करके डील करेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले समझेंगे, फिर समझेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है वो भी आज के क्लास में सीखेंगे। बढ़े, ये बन गया सबका। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक बनाइएगा नीचे सारे बच्चे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हो गया। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब जब ये सीख लेंगे ना, तो इसके बाद जहाँ भी हम लोग इक्वेशन देखेंगे उसको क्या करेंगे? बैलेंस। तो इसको सीखना इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो दोनों साइड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड ये सेम नंबर में होते हैं। अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस H2। अब इस इक्वेशन पे फोकस हो गए, इस इक्वेशन पे क्या हो गए?
फोकस हो गए। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से एटम है, फिर रिएक्टेंट के साइड देखना है कि उसके नंबर कितने हैं, और फिर प्रोडक्ट के साइड देखना है उनके नंबर कितने हैं। अगर दोनों साइड आपका क्या हो जाए, इक्वल नंबर ऑफ एटम हो जाए, दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल नंबर ऑफ एटम हो जाए, तो गिवन रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस। सबसे पहले एटम पहचानिए कौन कौन है इस केमिकल इक्वेशन में। एटम कौन कौन है, एक है आपका जिंक, दूसरा आपका क्या है, हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है, सल्फेट। सल्फेट SO4 क्या है, सल्फेट, 9th में पढ़ाए थे। SO4 आपका क्या है, सल्फेट। चलिए चेक कीजिएगा, इधर देखिए जिंक रिएक्टेंट, ये वाला आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और उधर क्या है हमारा, प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं जिंक के, कुछ नहीं तो क्या होगा, 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, और नंबर ऑफ सल्फेट, सल्फेट पूरा है, SO4 क्या है, सल्फेट है, तो नंबर ऑफ सल्फेट एटम कितना है, ये भी कितने हैं, 1। प्रोडक्ट के साइड देखते हैं, जिंक यहाँ भी नंबर में कितने हैं, 1, सल्फेट नंबर में कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन नंबर में कितने हैं, 2। अब इस केमिकल इक्वेशन में चेक कीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या नंबर ऑफ एटम इक्वल है। जिंक इधर भी 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन इधर भी 2, इधर भी 2, सल्फेट इधर भी 1, इधर भी 1। अगर दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड आपका नंबर ऑफ एटम क्या हो, सेम हो, तो इस टाइप के केमिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और यही नंबर अगर दोनों साइड सेम ना होता तो ये कहलाता आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड समझ रहे हैं ना। दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड, एक साइड क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, और दूसरी साइड क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड आपका नंबर ऑफ एटम क्या सेम है, तो इस टाइप के केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे डिफिनेशन कीजिएगा, डिफिनेशन कीजिए। यहाँ तक लिखना है, एग्जाम्पल तक। और चेक करने का तरीका तो सीखे ना कि कैसे बैलेंस है। हो गया यहाँ तक, एग्जाम्पल तक लिखे। हम चेक कैसे करें कि बैलेंस है या नहीं है, हो गया। एग्जाम्पल तक करना था, यहाँ तक H2 तक। अब चेक करने का तरीका क्या है, चेक हम लोग ऐसे करेंगे कि गिवन केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, तो उसको चेक करने का तरीका ये है। तो ऐसे बनाइए कॉपी में, हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर हमारा कोई इक्वेशन अनबैलेंस है, अगर कोई भी इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस है, तो हमारा टारगेट होता है कि उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए। क्यों करते, इसकी बात करते हैं। क्यों का जवाब हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। 9th में ये जाने थे कि हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, या आपका याद कीजिए 9th में पढ़े होंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास आपका क्या होता है, कंजर्व होता है। कभी भी आप केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन करने पे जो न्यू सब्सटेंस बनता है या जिसको हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, उसके मास में चेंजिंग नहीं होना चाहिए।
तो अकॉर्डिंग टू मास ऑफ कंजर्वेशन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए chemical reaction. To obey this law, the total mass of element present in reactant must be equal to the mass of element present in product. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आपका मास ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इस लॉ को फॉलो करने के लिए, इस लॉ को ओबे करने के लिए आपका जो टोटल मास रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वही टोटल मास आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्रोडक्ट में। इसलिए कहीं पे भी अनबैलेंस इक्वेशन है तो उससे हमें क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें किसको फॉलो करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। आ रहा है बात समझ में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो जो मास आपके रिएक्टेंट में होगा टोटल मास, वो टोटल मास आपको प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। अभी एक दो एग्जांपल देखेंगे जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जितना मास आपके रिएक्टेंट में है वो टोटल मास आपके प्रोडक्ट में नहीं है। तो लेकिन हमारा टारगेट क्या होता है कि दोनों साइड मास को क्या करना है? सेम करना है। और सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसे बैलेंस करते हैं। सेम करने के लिए क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। चले पॉइंट बना के इस चीज़ को लिखिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन से नोट कीजिए। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कभी भी अनबैलेंस नहीं होगा। कहीं पे भी अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसे हमें क्या करना होगा? बैलेंस। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन का यूज़ नहीं करते। जहाँ कहीं भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसे हमें क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। वो अभी सीखेंगे। हाँ, बैलेंस कैसे करना होता है? कुछ नहीं, बैलेंस कैसे होता है वो अभी सीखेंगे। सिंपल सा एक मेथड है, हीट एंड ट्राई। उस मेथड को यूज़ करेंगे और बैलेंस करेंगे। नहीं, एरो के ऊपर एक कंडीशन लिखते हैं, बताए थे ना, एरो के ऊपर कंडीशन लिखते हैं कि किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हीट में हो रहा है, सनलाइट में हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे हो रहा है, वो कंडीशन लिखा जाता है एरो के ऊपर। बढ़े आगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चले अगले स्लाइड पे आए। चले ध्यान दीजिएगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सिंपल है। केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो समझ गए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड आपका क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है तो वो आपका कैसा इक्वेशन होगा? अनबैलेंस। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जितने भी एलिमेंट है उन सबके नंबर ऑफ एटम दोनों साइड क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब चेक कीजिएगा इधर, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट in reactant is not equal to the number of atom of each element
present in product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल समझते हैं। Fe प्लस H2O रिएक्शन करके बना रहा है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट है हमारे। हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, कौन कौन से एलिमेंट है। तो इस केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट है, एक है आयरन Fe, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। अब एक साइड है हमारा रिएक्टेंट और दूसरा साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट। दोनों साइड हम लोग क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ एटम चेक करेंगे कि रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ एटम कितने हैं और प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ एटम कितने हैं। चेक कीजिए, Fe का रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है ना। हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का आपका कितना है नंबर ऑफ एटम, 2। और ऑक्सीजन वापस से नंबर ऑफ एटम कितना है, 1। किस साइड, रिएक्टेंट के साइड। प्रोडक्ट के साइड देखते हैं Fe कितना, ऑक्सीजन कितना है, 4 और हाइड्रोजन कितना है, 2। चेक कीजिए क्या नंबर ऑफ एटम आपके जितने भी एलिमेंट है केमिकल इक्वेशन में, वो सारे एलिमेंट के क्या नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ एटम क्या हो, इक्वल ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, नोट कीजिए, डेफिनेशन नोट कीजिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के डैश दीजिए। और यहाँ एग्जाम्पल तक नोट कीजिएगा। बुक दीजिएगा, थोड़ा बुक देके। याद रखिए, फिर ये कीजिएगा, ये करने के बाद ये कीजिएगा। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में समझ गए क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड आपका क्या होता है, नंबर ऑफ एटम आपका क्या होता है, सेम होता है। अनबैलेंस में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, सेम नहीं होते हैं। यहाँ तक लिखे ना, फिर ये लिखिएगा, ये नहीं लिखना है। आगे बढ़े। डेफिनेशन ये लिखिए, हाँ हाँ हो गया ना। चलिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, टॉपिक बनाइएगा। अब टॉपिक कीजिए
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और वो क्या कहलाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जहाँ कहीं भी आज के बाद अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए कहाँ, केमिस्ट्री में, तो उस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, बैलेंस करना। डैश दे के लिखिएगा, द प्रोसेस making the number of different types of atoms equal on both side of an equation is called balancing of equation, या रुक जाइए, हाँ, इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलिए स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। क्या आपका मेथड होगा बैलेंस करने का, ये ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है बैलेंस करने से, तो इस मेथड को ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर। चेक कीजिएगा इधर एलिमेंट कौन कौन से, रिएक्टेंट में जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट ले उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक साइड क्या होता है आपका रिएक्टेंट्स और दूसरे साइड क्या होता है, प्रोडक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट्स के साइड हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना है और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम। अब प्रोडक्ट में आते हैं, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम और ऑक्सीजन। क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन के लिए जितने भी एलिमेंट होने चाहिए उसके नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, सेम। ये तो अनबैलेंस है। अब मेथड क्या हमें करना है, हमें इसे करना है बैलेंस। तो मेथड है हीट एंड ट्राई। मेथड क्या है, हीट एंड ट्राई। जैसे चेक कीजिएगा, इधर ऑक्सीजन आपके कितने हैं, रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन कितने हैं और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो 2 पुराने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सोचिए ज़रा। 2 पुराने के लिए प्रोडक्ट में 2 पुराने के ऑक्सीजन को 2 पुराने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से। मल्टीप्लाई हम लोग कितने से करेंगे, 2 से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा इक्वेशन क्या था, H2 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2O। चेक कीजिएगा, हम जो मल्टीप्लाई किए हैं वो किस साइड किए हैं, आपके रिएक्टेंट के साइड या प्रोडक्ट के साइड। किधर हमने मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, किस में मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ ना। याद रखिएगा, हमें जो मल्टीप्लाई करने का अधिकार दिया गया है वो अधिकार की दिया है आगे में, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये तरीका, ये मेथड है, हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ करेंगे, आगे।
अब चेक कीजिए, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। 2 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर 4 पुराने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। अब चेक कीजिए क्या बैलेंस है, 2 दूनी कितना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना, यहाँ भी देखिए 2 2 और आगे गुना है तो इससे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। अब दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड आपके जितने भी एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ आइटम सेम हो गए। अब ये जो इक्वेशन हो गया ये कैसा इक्वेशन हो गया, बैलेंस। लिखिए एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल, अभी और भी एग्जाम्पल कराएंगे। हाँ, कहीं पे भी अनबैलेंस है, ये अब 1 2 अभी सीखेंगे, फिर डायरेक्ट आ जाएंगे, डायरेक्ट आपको बता देंगे, पहले 1 2 मेथड से सीखेंगे। चले अगला एग्जाम्पल कीजिएगा, अगले एग्जाम्पल की तरफ चले ध्यान दीजिए, अगले एग्जाम्पल को कीजिए। सारे बच्चे खुद से ट्राई कीजिए। मेथेन आपका रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और बना रहा है आपका फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सॉरी प्लस वाटर। चेक कीजिए क्या ये बैलेंस है, अगर अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस कीजिए। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिए। CH4, हाँ स्टार्टिंग में C है,